महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को साधा जा रहा है। सबसे ज्यादा नजर ओबीसी वोट बैंक पर है, जिसके लिए पिछले 2 दिन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला बड़ा फैसला यह कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर की इनकम लिमिट 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश सेंटर से कर दी है कि सर जरा इसको बढ़ा के 8 से 15 कर दीजिए। दूसरी बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने महाराष्ट्र में 7 जातियों और 12 उपजातियों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने की भी सिफारिश कर दी। अब इससे होगा यह कि इन जातियों को भी केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिल पाएगा, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। जिन 7 जातियों और 12 उपजातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, उन जातियों का महाराष्ट्र की 24 से 30 विधानसभा सीटों पर बड़ा प्रभाव है और बताया जा रहा है कि इन जातियों के करीब 10 लाख वोटर्स हैं। ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों ने नरेंद्र मोदी को हरियाणा की बड़ी जीत दिलाई थी। अगर आपको इन फैसलों का असर समझना है तो आप हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं कि हरियाणा में भी बीजेपी ने ठीक यही किया था। अगर आप महीने भर का 2-3 महीने का हरियाणा का हिसाब उठा के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा था, वोटर का मन हैक हो रहा था। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ऐसे ही फैसले किए थे। वहां भी ओबीसी में शामिल क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए सालाना इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की घोषणा की गई थी। इसका असर भी हरियाणा चुनाव में दिखा। बीजेपी को हरियाणा चुनाव में 62% यादव वोट मिले, जबकि कांग्रेस को मात्र 25%। इसी तरह गुर्जर वोट को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में काफी कम अंतर रहा। कांग्रेस को 44% वोट मिले और बीजेपी को 37%। मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद गुर्जर वोट निकल गया बीजेपी के हाथ से, ऐसा नहीं हुआ। अन्य ओबीसी को देखें तो आपको दोनों पार्टी में बड़ा गैप दिखेगा। बीजेपी को 47% बाकी ओबीसी समुदाय का वोट मिला और कांग्रेस को 32%, यानी गैप 15% का है। ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों से हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी वोट को अपने पक्ष में किया और अब यही कहानी महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों वो राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। हरियाणा में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 रह गई। महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 23 से घटकर मात्र 9 सीट पर आ गई थी और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के ओबीसी वोट पहले से कम हुए थे और इंडी गठबंधन में शिफ्ट हुए थे। अगर आप महाराष्ट्र में ओबीसी वोट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में यह बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। महाराष्ट्र, और अगर आप यहां ओबीसी वोट देखेंगे तो वो करीब 52% है बॉस, 52%। तो ओबीसी वोट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी का वोट इंडी गठबंधन को कितना गया था? अगर आप देखेंगे इंडी के पास ओबीसी का वोट कितना गया था? 39%। जबकि बीजेपी गठबंधन को आप देखेंगे, बीजेपी प्लस को, उनको गया था 50%, अन्य के खाते में 11%। बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि ओबीसी वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो इंडी गठबंधन को चला गया था, ये वाला, इसको तोड़ा जाए और वो बीजेपी के पास आए। बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में ओबीसी से जुड़े फैसले लेकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन की आग झेल रही है। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे बार बार अनशन करके सरकार की टेंशन बढ़ाते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर फंसी हुई और इंडी गठबंधन इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भुनाने में जुटा है। इसलिए मराठा आरक्षण के आंदोलन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ओबीसी वोटों को लामबंद कर रही है। ओबीसी वोट बैंक के अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र में दलित वोटों को साधने के लिए भी बड़े फैसले लिए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश पर मोहर लगा दी है। यह अध्यादेश अगले सत्र में पेश होगा और इस फैसले के तहत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए 27 पद स्वीकृत किए गए। आदिवासी वोटों को साधने के लिए शबरी आदिवासी वित्त निगम का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया है। इस तरह के फैसलों का बड़ा असर चुनाव में हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में दलित आबादी करीब 10.5% है। दलित और ओबीसी वोटों के साथ साथ महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की नजर मुस्लिम वोटों पर भी है। मुसलमान भले वोट ना करें नरेंद्र मोदी बीजेपी को, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हिसाब बड़ा क्लियर रहता है।
जो नहीं भी दे रहा उसको भी प्रयास करो, जो दे रहा वो तो देगा ही। तो उन्हें साधने के लिए भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला तो यह है कि राज्य में मदरसों के पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी को डबल से ज्यादा बढ़ा दिया गया है और प्राइमरी टीचर्स की सैलरी 6,000 से सीधे 16,000 कर दी गई है। बीएड बीएससी डिग्री वाले टीचर्स की सैलरी 8,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई है। दूसरा फैसला यह लिया गया कि मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब कई लोग यह समझ नहीं पा रहे कि एक तरफ राज्य में बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है, दूसरी तरफ मदरसों के टीचर की सैलरी को डबल से ज्यादा करने के फैसले ले रही है। इसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने मुस्लिम, दलित और आदिवासी वोटर्स के समर्थन से राज्य की 48 में से 31 सीटें जीत ली। बीजेपी यह दावा भी कर रही है कि 14 सीटों पर मुसलमानों ने एकजुट होकर एकमुश्त इंडी गठबंधन को वोट दिया, इसलिए बीजेपी हार गई। इस तरह के फैसलों से महाराष्ट्र में एनडीए सरकार इंडी गठबंधन के मुस्लिम दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। मुंबई में मुसलमानों की आबादी 22% है। अब हिंदू और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने 2 मोर्चे खोल दिए। एक तरफ बीजेपी हिंदू एकता की बात कर रही है, मुखर होकर हिंदू वोटर से एकजुट करने रहने की अपील कर रही है, विपक्ष की जाति की पॉलिटिक्स की काट निकाल रही है। दूसरी तरफ अजीत पवार है, जिनके कोर वोट बैंक में मुस्लिम भी हैं। वो विधानसभा चुनाव में 10% मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं। यानी रणनीति यही है कि एक तरफ बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन के साथ ही अजीत पवार मुस्लिम वोटों को जुटाएंगे या कम से कम मुस्लिम वोट में कुछ सेंध लगाएंगे, जिससे इंडिया अलायंस को फायदा ना हो। यानी पूरा हिसाब महाराष्ट्र को लेकर सेट है, वहां जबरदस्त काम चल रहा है। और यहां तो राहुल गांधी सन्नाटे में। महाराष्ट्र में बीजेपी के विकास के नाम पर भी वोट मांग रही है। राज्य में लगातार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। जैसे आज ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली ट्रायल फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट पर एयरबस C295 विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान C295 लैंड हुआ। अगले साल मार्च तक नवी मुंबई का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। अभी सारी चीजों का ट्रायल चल रहा है। इस मौके पर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार सब मौजूद थे। सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था। सुनिए महाराष्ट्र के सीएम को एक बार। कि हम लोग जो जबान देते हैं उसको पूरा करते हैं। चुनावी जो है बिफोर टाइम ये प्रकल्प हो रहा है, ये हो जाएगा। मार्च से पहले रेगुलर और कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ये 9 करोड़ लोगों को सालाना यातायात करेगा। हरियाणा का रिजल्ट रिपीट होगा। हरियाणा में जलेबी बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल पीट रहे थे। हरियाणा की जनता ने उनका ढोल भी फोड़ दिया और पीट भी दिया। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार एयरपोर्ट की टेस्टिंग के लिए प्लेन लैंड करवा रही है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद जो इंडी गठबंधन हवा में उड़ रहा था, वो हरियाणा में हार के बाद जमीन पर उनका प्लेन क्रैश हो गया। हरियाणा में कांग्रेस की हार से महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव अब इंडी गठबंधन के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। इसलिए अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर खटपट। अजीत पवार नाराज है। कल अजीत पवार कैबिनेट की मीटिंग के बीच में चले गए थे, तो इंडी गठबंधन की तरफ से उनकी नाराजगी का पूरा माहौल बनाया गया। आज खबर आ गई कि अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो और माहौल बन गया। लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार ने साफ कर दिया कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। अजीत पवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मशहूर अभिनेता सयाजी राव शिंदे को पार्टी ज्वाइन करा। हरियाणा इलेक्शन की गर्मा गर्मी अभी खत्म नहीं हुई कि महाराष्ट्र झारखंड के आने वाले चुनाव ने नेताओं के पसीने छुड़ा दिए।